इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाए जहां पर गजा के लोगों को बसा दिया जाए, लेकिन अमेरिका से लेके रूस से लेके चीन तक सारे कह रहे हैं कि नहीं, फलस्तीन को आपको आजादी देनी पड़ेगी। नेतन्याहू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि अंदर अंदर समझौता चल रहा है। खान यूनुस में लगातार तस्वीरें आ रही हैं लोगों के मारे जाने की, मकानों के तबाह बर्बाद होने की, लेकिन साथ में एक बड़ी खबर आई है आईडीएफ की बर्बादी के हवाले से। इन सबको लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं, सुनते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं इजराइल और फलस्तीन के बीच में चल रही लड़ाई और उसके इर्द गिर्द सारी दुनिया में हो रही हलचलों की अपडेट लेकर। लेकिन शुरुआत, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, शुरुआत में कुछ अलग सी तस्वीरें, अलग से वीडियोस। ये पहला वीडियो देखिए, ये लोग प्रदर्शन निकाल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सड़कों पर फलस्तीन के समर्थन में। अब आपको लग रहा होगा इसमें खास क्या है, पूरी दुनिया में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। खास ये है कि ये मूक और बधिर लोग हैं, ऐसे लोग जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जिनको सुनाई देता है, वो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर आते हैं, फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालते हैं। और जिनको आंखें भी हैं, कान भी है, मुंह भी है, जो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो अभी भी इस जुल्म की लड़ाई पर चुप हैं। तो बात सोचने वाली है। जो दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं आपको, वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया लगातार जंगी सामान भेज रहा है इजराइल को, हथियार और बाकी सारी चीजें। जो ऑस्ट्रेलिया के मजदूर हैं वो इन चीजों को भेजे जाने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फलस्तीनियों की तबाह बर्बादी में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान हम नहीं भेजने देंगे। और आखिरी वीडियो गजा से, घर छिन गया, परिवार के लोग मारे गए, लेकिन जिंदगी चल रही है। एक छोटे से बच्चे का बर्थडे था, जन्मदिन था, परिवार के पास घर नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहां जाके वो जन्मदिन मना सके, तो नदी के किनारे, समंदर के किनारे, खुले में, बिना किसी केक के, बिना किसी पार्टी के पार्टी हो रही है। कहने का मतलब यह है कि फलस्तीन में इतनी तबाह बर्बादी के बावजूद वहां जिंदगी का जश्न जारी है। घर गिरा दिए गए, मस्जिदें गिरा दी गई, जीना मुहाल कर दिया गया, 25,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, लेकिन जिंदगी का जश्न जारी है। वैसे एक मस्जिद तो यहां भी गिराई गई थी और फिर जो मंदिर बनी उसका जश्न भी इस देश में जारी है। पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे मंदिर का उद्घाटन किया जो मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि मंदिर के जश्न में हम भूले हुए हैं रोजगार और बाकी सारे सवाल। इसी बीच एक बड़ी मजेदार खबर यह आई थी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यहां के लोगों को नौकरी करने के लिए इजराइल। जिस इजराइल में रोज रॉकेट गिर रहे हैं, कभी हिजबुल्लाह का रॉकेट गिर रहा है, कभी हमास का रॉकेट गिर रहा है, जहां से दुनिया भर के लोगों ने अपने लोगों को हटा लिया है, उस इजराइल में हरियाणा के मुख्यमंत्री भेज रहे हैं अपने बेरोजगारों को नौकरी करने के लिए। खैर, मेरे पास एक सूचना है आप लोगों के लिए कि अगर नौकरी करनी ही है तो हिंदुस्तान में भी नौकरी खोज सकते हैं, उसके लिए इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। आज हर युवा चाहता है कि उसको अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से अच्छी नौकरी मिले, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्राइवेट सेक्टर की पेटीएम, इंश्योरेंस देखो, ग्रेट लर्निंग जैसी बड़ी कंपनियों से आपको कनेक्ट करता है, जहां आपको आपकी नॉलेज और स्किल के हिसाब से अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। ये क्या है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करना है और वहां साइन अप करके अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपको नेक्स्ट लेवल से नौकरी पाने में आसानी होगी। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बेटर जॉब चाहते हैं, तो भी काफी आसान प्रक्रिया है यहां, और सिलेक्ट होने के चांस भी काफी बढ़िया है। जैसे ही आप अपनी पसंदीदा जगह सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, एआई के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका सिलेक्शन मुमकिन है। जैसे पेटीएम में अभी सेल्स एसोसिएट की हायरिंग हो रही है, जहां आपको 2.8 लाख का सैलरी पैकेज मिल रहा है, वहां से ऐसी जगहों से ये आपको कनेक्ट करते हैं। प्रोसेस यह है कि जैसे ही आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, कंपनी से आपको मैसेज आएगा, और अगर एक जगह शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो भी दूसरी जगहों पर आपकी प्रोफाइल रेकमेंड की जाएगी।
इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पर वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें आप वन प्लस मोबाइल, अमेजन किंडल और अमेजन के वाउचर जीत सकते हैं। इसमें भी जो टॉप 200 पार्टिसिपेंट होंगे उन्हें टॉप रिक्रूटर्स को रिफर किया जा सकता है, जहां से आपको जॉब मिल सकती है, जॉब ऑफर मिल सकता है। यहां 1000 से ज्यादा नौकरियां आप तलाश सकते हैं, तो आप फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, नेक्स्ट लेवल का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने सपनों की नौकरी की दिशा में एक कदम बढ़ाइए। शुभम को नेक्स्ट लेवल की सहायता से 15 दिन में 3 नौकरियों का ऑफर मिला है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता है। इसके लिए आप जाइए, हमारा डिस्क्रिप्शन खोलिए, पिन कमेंट खोलिए, वहां पर जो इसका लिंक है उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर अपनी प्रोफाइल बनाकर नौकरी की तलाश शुरू कर दीजिए। और अब लौटते हैं कुछ खास खबरों पे जो फलस्तीन और इजराइल के मुतल्लिक है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ लगातार कह रहा है कि हमें जो समझौते का प्रस्ताव मिला है, कतर और दीगर अरब मुल्कों ने जो समझौते का प्रस्ताव वाया यूएस से भेजा है, वो हमें मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि लगातार इजराइल कोशिश कर रहा है समझौते हो जाए। एक प्रपोजल अंदर अंदर यह चल रहा है कि 2 महीनों के लिए युद्ध विराम हो जाए, जिसमें इजराइल के सारे होस्टेजेस को छोड़ दिया जाए। अब इजराइल के होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा तो फलस्तीनी होस्टेजेस को भी छोड़ना पड़ेगा। फलस्तीन के वो तमाम सारे लोग जो इजराइल की जेलों में हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो अंदर अंदर ये क्या चल रहा है, ये बाद में बाहर आएगा। ऊपर से क्यों नेतन्याहू कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पागलपन फैला के वो सत्ता में बना हुआ है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब ये जंग शुरू हुई उसके कुछ वक्त पहले उसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ था और यह डर था कि इंपीचमेंट करके उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको सत्ता से हटाया जा सकता है। जंग चलने लगी तो ये सारी चर्चाएं खत्म हो गई फिलहाल के लिए। विपक्ष भी शामिल हो गया उसकी कोशिशों में। जो वार कैबिनेट बनाई गई उसमें विपक्ष के भी लोग आए, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद वार कैबिनेट के अंदर जबरदस्त लड़ाइयां शुरू हुई, लगातार हमले, ये वो सब शुरू हुआ। और अब खबर यह है कि उसके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव संसद में आने ही वाला है। नेसेट जो बोलते हैं वहां की संसद है, वहां यह प्रस्ताव आने ही वाला है कि नेतन्याहू को हटाया जाए। तेल अवीव की सड़कों पर रोज जुलूस निकल रहे हैं नेतन्याहू को हटाने के लिए। कल के एक जुलूस की मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक महिला कह रही है कि नेतन्याहू की जो सरकार है वो हमास से भी ज्यादा खराब सरकार है और इन सब के आधार पर उसके खिलाफ होने वाला है इंपीचमेंट, क्योंकि इतनी बड़ी जंग के बाद, इतने सारे लोगों को मारने के बाद वो एक भी बंदे को, एक भी अगवा किए आदमी को आज की डेट तक छुड़ा नहीं सका है। साथ में क्या हुआ है, पूरी दुनिया का गोदी मीडिया जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिखा रहा है और डिस्ट्रक्शन हुआ भी है, तबाहो बर्बादी हुई भी है। खान यूनुस में अब जिस तरह की लड़ाई चल रही है, जिस तरह वहां के घरों को गिराया जा रहा है, अस्पतालों को गिराया जा रहा है, मतलब अमेरिका को भी कहना पड़ रहा है अब कि अस्पतालों के साथ ऐसा मत करो, अस्पतालों को ज्यादा बर्बाद मत करो। हालत यह है कि अस्पतालों से डॉक्टर तक को उठा लिया जा रहा है। तो यह तबाहो बर्बादी उसने की है, लेकिन उसके साथ साथ आईडीएफ के लोग लगातार मारे जा रहे हैं। कल इजराइल के अखबारों में पहली खबर आई कि आईडीएफ के 3 सैनिक मारे गए हैं। फिर खबर आई कि हो सकता है 20 से अधिक सैनिक मारे गए हों और अब बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी बटालियन खत्म हुई है। हुआ यह कि हमास ने घात लगाकर जिस बिल्डिंग के नीचे ये लोग शरण लिए हुए थे, जिस बिल्डिंग के नीचे आईडीएफ के लोग छुपे हुए थे, उस बिल्डिंग को गिरा दिया। यानी जिस तरह से फलस्तीनियों को ये मार रहे थे वही काम इनके साथ किया और 25 से ज्यादा आईडीएफ के सैनिक उसके रबल्स में, उसके मलबे में दब के मर गए। ये अपुष्ट खबरें हैं। इजराइल अपने सैनिकों की संख्या, मरने वालों की, घायलों की हमेशा घटा के बताता है, लेकिन इजराइल के अखबार अगर कह रहे हैं कि हो सकता है 20 लोग मारे गए हों, तो यकीन जानिए कि 25 से ज्यादा मारे गए होंगे। हालत यह है कि वहां जो रिजर्विस्ट होते हैं, यानी 18 साल की उम्र में आपको सेना में काम करना जरूरी होता है, फिर उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं कुछ साल करके, फिर आपको रिजर्विस्ट माना जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो आप शामिल हो जाएंगे। उन रिजर्विस्टों के हवाले से खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में ऐसे रिजर्विस्ट वहां से लौट आए हैं। वो कह रहे हैं जंग में शामिल नहीं होना है। एक व्हाट्सएप चल रहा है, एक पत्रकार ने उसको वायरल किया है, किसी रिजर्विस्ट से उसकी बात हुई है जिसमें वो कह रहा है कि बेहद बुरे हालात हैं गजा के अंदर, जैसी लड़ाई अब चल रही है वैसी पहले कभी नहीं चली थी और आईडीएफ हार के कगार पे है। तो जब यह कंडीशन है और आप जानते हैं कि दुनिया भर के
वार एक्सपर्ट्स, दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ, यहां तक कि अमेरिका भी कह चुका है कि इजराइल हमास को जंग में नहीं हरा सकता। इसमें हाल में शामिल हुए हैं यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के जो हेड हैं जोसेफ बोरेल। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमास को जिस तरह से हराने की बात इजराइल कर रहा है वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इधर अरब मुल्क बाकी चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन इजराइल की बदमाशियां उनके पास तक पहुंचने लगी हैं। इजिप्ट जो कल तक बिल्कुल खामोश था, इजिप्ट जो कल तक इजराइल का खुल के साथ ना भी दे तो भी अलग से कुछ नहीं बोल रहा था, उसकी हालत यह है कि अब उसको भी कहना पड़ा है कि रफा बॉर्डर से लगा हुआ जो पूरा इलाका है उस पर अगर आईडीएफ कब्जा करने की कोशिश करेगा तो इजिप्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह से लगातार लड़ाई चल ही रही है। हालत यह है कि जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां से सेटलर्स गायब हो गए। सेटलर्स मतलब अवैध रूप से जाकर बसे हुए इजरायली वहां से गायब हो गए हैं। पूरे इजराइल की सेना कोशिश कर रही है, इजराइल का प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो भाग गए हैं वहां से वो फिर लौट के आए, लेकिन हिजबुल्लाह के डर से वो अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं है। यानी दूसरे के घर में जाकर उनके घर गिराना, गजा में जाके लोगों को मारना और उस पर मजे करना तो अलग बात है, लेकिन जब इस जंग में अपना नुकसान उठाने की बात आई तो कहते हैं 2 लाख के आसपास लोग वहां से भाग गए हैं जो वापस आने को तैयार नहीं है। तो नॉर्दर्न इजराइल में यह हालत है। बिजनेस की ऐसी तैसी की हुई है हूथी ने, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और उसके साथ जो बहरीन है, कनाडा है, इन सब ने मिलकर कहा कि हम लगातार सना पर, जो यमन की राजधानी है, उस पर बमबारी कर रहे हैं। बमबारी हो भी रही है, लेकिन हूथी ने पहले से ही अपने लोग और हथियार वहां से उठा दिए हैं, हटा दिए हैं। यमन के लाखों लोग रोज सड़कों पर आ रहे हैं। और मजेदार बात बताऊं कि अमेरिका ने कहा कि यमन एक आतंकवादी देश है, हम फिर से घोषित कर रहे हैं। यमन की संसद ने कहा कि हम अमेरिका और इंग्लैंड को आतंकवादी मुल्क घोषित कर रहे हैं। आप हिम्मत देखिए, जरा सा मुल्क इतने सालों से सऊदी अरबिया से लड़के लगभग तबाह बर्बाद हो चुका है, इकॉनमी का बुरा हाल है, लेकिन हिम्मत देखिए, उसने कहा कि तुम हमें आतंकवादी कहोगे, हम अमेरिका और इंग्लैंड को आतंकवादी घोषित करते हैं। जिस अमेरिका और इंग्लैंड के सामने सऊदी अरबिया और बाकी सारे मुल्क और हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर के मुल्क झुकते हैं, मान जाते हैं, डर जाते हैं, एक जरा सा मुल्क यमन खुल के कहता है कि तुम आतंकवादी हो और चाहे जितने बम बरसा लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम रेड सी से तुम्हारी जहाजें नहीं जाने देंगे। और खबर यह है कि हूथी के हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश शिपों पर भी अब वो हमला कर रहे हैं, इजरायली शिपों पर हमला तो कर ही रहे हैं। तो उधर हिजबुल्लाह से, इधर हूथी से, ईरान ने नए सिरे से कहा है कि अब आपको जंग के खूबसूरत दृश्य देखने पड़ेंगे। जब ईरान और पाकिस्तान वाला मसला हुआ था तो लोगों को लगा था ईरान इधर उलझ जाएगा, लेकिन ईरान और पाकिस्तान ने बड़ी होशियारी से अपने मामले सुलझा लिए। ईरान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मार दिया जो ईरान में परेशानी क्रिएट करते थे, और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान में परेशानी क्रिएट कर रहे थे उनको ईरान में घुस के मार लिया। और अब फिर से दोनों के बीच में यह आ गया कि हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने जो रिलेशन है वो फिर से जिंदा कर रहे हैं। इन सब के बीच में चीन का जो स्टेप है वो बेहद महत्वपूर्ण। आप जानते हैं कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, यानी जैसे अमेरिका वीटो कर सकता है, आप जानते हैं कि सीज फायर के मामले को अमेरिका ने वीटो किया था, जैसे अमेरिका वीटो कर सकता है वैसे ही रशिया और चीन भी वीटो कर सकते हैं। चीन ने यूएन में बहुत साफ साफ कहा है कि फलस्तीन को यूएन की मेंबरशिप देनी पड़ेगी, यानी फलस्तीन को एक अलग मुल्क, एक आजाद मुल्क घोषित करना पड़ेगा जिसके पास यूएन की फुल मेंबरशिप हो, वैसी ही जैसे इजराइल की है। अब आप देखिए, बड़ा खूबसूरत और बड़ा अजीब मंजर है। इजराइल का पूरे तौर पे साथ दे रहा है अमेरिका, लेकिन साथ में कह रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है, फलस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए। सऊदी अरबिया हूथी का साथ नहीं दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते तभी नॉर्मल होंगे जब फलस्तीन को बाकायदा आजादी दी जाएगी, 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू किया जाएगा, फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित किया जाएगा। तो दुनिया भर में मैंने 3 एग्जाम्पल आपको लिए, चीन का एग्जाम्पल लिया, रशिया भी यह बात कह चुका है, अमेरिका कह चुका है, सऊदी अरबिया कह रहा है।
तो दुनिया भर में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लोगों ने जो इस बार शहादत दी है वो बर्बाद नहीं होने वाली है, फलस्तीन स्टेट बन के रहेगा। ये बातें अब इजराइल के अखबार भी कहने लगे हैं, नेतन्याहू को कोसने लगे हैं कि तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होगा। यानी बहुत क्लियर सी बात है कि आज नहीं तो कल फलस्तीन को आजादी तो देनी पड़ेगी। सवाल बस इतना है कि उसके पहले कितनी तबाही और बर्बादी झेलनी पड़ेगी, उसके पहले कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, यह सब देखने वाला मामला है। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका, जिसने बरसों तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट पर हुकूमत की है, जहां जिसकी सरकार चाही बनाई, जहां जिसकी सरकार चाही गिरा दी, उस अमेरिका की हुकूमत पर, उस अमेरिका की सरपरस्ती पर लगातार अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ताजा खबर जो है और जो सबसे बड़ी खबर है वो इराक से है। इराक के राष्ट्रपति ने सामने आकर खुलकर कहा कि अमेरिका को हमारा मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ये इराक युद्ध और सद्दाम के मरने के बाद पहली बार हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इराक में जो ईरान समर्थित मिलिशिया है वो लगातार हमले कर रही है अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर, और इन हमलों से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। यमन सीधे सीधे जंग छेड़े हुए है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने कहा हम हमला करेंगे, यमन ने कहा कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमास का तो कहना ही क्या है, हमास तो लड़ ही रहा है इजराइल से। इजराइल से लड़ना मतलब अमेरिका से लड़ना। ईरान ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि सऊदी अरबिया किसी जमाने में उससे ज्यादा ताकतवर था, आज निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में अगर सबसे ताकतवर कोई मुल्क है तो वो ईरान है। और ईरान ने अपना पूरा जो रेजिस्टेंस का सर्किल बनाया हुआ है, जिसमें हूथी शामिल है, हिजबुल्लाह शामिल है, जिसमें हमास शामिल है, जिसमें इराक की मिलिशिया शामिल है और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी छोटी छोटी मिलिशिया शामिल हैं। उनके रहते अमेरिका के लिए आसान अब नहीं होगा मिडिल ईस्ट में वो सब कुछ कर पाना जो पिछले 20 सालों से वो कर रहा है। यानी ये जंग चाहे थम जाए चाहे चलती रहे, चाहे ये जंग किसी समझौते पर खत्म हो जाए, चाहे यह जंग लंबी चलते हुए एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए, इसने सीधे सीधे चुनौती दी है किसको? अमेरिका को, अमेरिका के वर्चस्व को। इधर जो नया ट्रायंगल बन रहा है चाइना, रशिया और ईरान का, वो बेहद मजबूत ट्रायंगल बन रहा है। चाइना के बारे में आप जानते हैं वो कितना मजबूत हो चुका है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने अपनी बेवकूफियों से चीन को और ज्यादा मजबूत बनाया। मालदीव जैसा देश जो है वो चीन के करीब चला गया, श्रीलंका चीन के करीब चला गया, बांग्लादेश चीन के करीब चला गया, पाकिस्तान पहले से ही चीन के करीब है, ईरान चीन के बहुत करीब चला गया। यानी अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के इधर का पूरा जो इलाका है वो चीन के साथ चला गया है लगभग। रशिया के चीन में आने के साथ चीन की पहुंच सीधे यूरोप तक बनती है। यह पूरा का पूरा एक सर्किल बनता है और इसमें शामिल कौन हो जाते हैं? साउथ अफ्रीका जैसा बड़ा मुल्क शामिल हो जाता है जो इजराइल के खिलाफ आईसीजे के कोर्ट में गया है। अब हालत यह है कि यूरोप के भी इक्का दुक्का मुल्क जो हैं वो लगातार साथ में आ रहे हैं। इंडोनेशिया का मैं बता चुका हूं, इंडोनेशिया यूरोप में नहीं है लेकिन इंडोनेशिया का मैं बता चुका हूं, बेल्जियम का बता चुका हूं, आयरलैंड में जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है वो मैं बता चुका हूं, इटली में जिस तरह की बातें चल रही हैं वो मैं बता चुका हूं। यानी यूरोप के अंदर भी अमेरिकी और ब्रिटिश जो पूरा का पूरा एक प्रेशर था उससे बाहर आने की छटपटाहट दिख रही है। ऐसे में सोच के देखिए कि अमेरिका अगर इस जंग को लंबी चलने देता है, अगर मिडिल ईस्ट में ये जंग लंबी चलती है और वर्ल्ड वार ना भी हो, एक लिमिटेड वर्ल्ड वार होता है, तो अमेरिका का मुकाबला अब जो है वो केवल हमास से नहीं है या ईरान से नहीं है, रशिया, चाइना, पूरा का पूरा दुनिया में एक नया ब्लॉक बना है जो नई दुनियावी ताकत बनने के लिए तैयार है। तो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके ऊपर हमला होने का पूरा चांस है, उसके खत्म होने का पूरा चांस है अगर ये जंग चलती है तो भी और समझौता होता है तो भी। और इन सब के बीच जिस तरह से ट्रंप लगातार बढ़त बना रहा है, और ट्रंप के बारे में हम जानते हैं कि भले वो कहे इजराइल फर्स्ट, लेकिन इजराइल का वो उस तरह से भक्त नहीं है जिस तरह से बिडेन या क्लिंटन या ओबामा या बाकी सारे लोग रहे हैं। और जंग के खिलाफ है। अपने 4 साल के पूरे कार्यकाल में उसने एक भी नई जंग की शुरुआत नहीं की और पुरानी जंगों को खत्म करने का काम किया। तो ऐसे में अगर ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बनता है जिसके रशिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो
इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली यह है कि दुश्मन उसके बन गए हैं 1000 और दोस्त बचेंगे बहुत कम। इंग्लैंड का जहां तक सवाल है, अमेरिका के पिछलग्गू के अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रह गई है। उसकी अपनी आर्थिक स्थिति वैसे ही बेहद खराब है, तो उसके सपोर्ट का कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आने वाले 3-4 साल दुनिया के इतिहास में बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। इंटरनेशनल मुद्दों पे हम लगातार बात करते हैं, बात करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, न केवल फलस्तीन और इजराइल पर बल्कि दुनिया भर में जो इस तरह की हलचलें होती हैं। जरूरी यह है कि आप हमारे साथ आएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, अगर मुमकिन हो तो हमारी माली मदद भी करें, आर्थिक रूप से भी मदद करें। जो पिन कमेंट है उसको खोल के देखें, डिस्क्रिप्शन जो हमारा है उसको खोल के देखें, वहां आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमें सीधे माली मदद कर सकते हैं। आपकी हर मदद हमें ताकतवर बनाएगी। और हां, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट लिंक में नेक्स्ट लेवल का भी लिंक है, जिसको क्लिक करके आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं नौकरी ढूंढने की। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमसे, हमारी मदद करते रहिए, ताकि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकें। बहुत शुक्रिया।